हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है। कॉरपोरेट को केवल प्रॉफिट मोटिव से रन नहीं करना, बहुत सारे कंप्लाइंसेस आपको करने पड़ेंगे। तो ये सारी बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को इसको रीड आउट कर लेते हैं। देन द गवर्नेंस ऑफ इंटरप्राइजेस हैज बिकम द की कंसर्न इन द रीसेंट डेकेड्स। द गवर्नमेंट इन द सिस्टम ऑफ विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आर अश्योर्ड। तो पहले तो कंपनीज का जो मोटिव होता था वो केवल प्रॉफिट मोटिव होता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इसमें पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ है। वाइल द So कंसेप्ट we इज, are on a page number 32, 132. वी आर ऑन 137 कॉर्पोरेट गवर्नेंस। No stewardship theory, agency theory we haven't done. Actually, I am teaching you first important things which are more, Okay, so you will be able to understand okay, overall. And once the time will left, we will cover another things all, because we have to solve the question, case studies. okay. I just want to teach you like you will clear your exam. That's why, because you have very less time. That's fine. That's why. So few important things I will teach you in starting, and once the related to exam part will cover, if extra time will permit, we will solve the question and a lot of things also. That's fine. Is it okay with you? Hello? That's fine. Yes, okay. Yes, yes, it is. So now governance, so what they are saying कि governance is a very important thing, because now the government role is also important, because अब government का भी कहीं ना कहीं introduction था, because government wants from the corporates, they should not think only on the profit motive, rather than sustainable growth is the prime purpose. So government कहीं ना कहीं इसमें ये चीज़ चाह रही है, द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट इज गवर्नेंस ऑफ लार्ज लिस्टेड कंपनीज। सो एक बात ध्यान रखिए, जनरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ना बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। सिमिलर गवर्नेंस प्रिंसिपल शुड अप्लाई टू ऑल एंटरप्राइजेस। गवर्नेंस रिलेट्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दिस इज द लाइन इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट्स रिलेट्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टुवर्ड द इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर्स। सो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है, ये प्राइम पर्पस रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के प्रति, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल, दे आर मोर अकाउंटेबल टुवर्ड द इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कैन बी शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर कैन बी फाइनेंस प्रोवाइडर, स्टेक होल्डर कैन बी गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर कैन बी एम्प्लॉइज। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड परफॉर्म। हेलो, Hello. yes, now I'm audible. So what they are saying, government governance means they are responsible towards the shareholder, they are responsible towards the investor, and involve setting the object and direction of the company. तो गवर्नेंस में दो तीन चीज़ें इन्वॉल्व है बेसिकली देखा जाए। सो हमें इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना, और कहीं ना कहीं कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है उसको भी एट द सेम टाइम फुलफिल करना। गवर्नेंस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट।
गवर्नेंस को हम मैनेजमेंट नहीं मान सकते, मैनेजमेंट तो कंपनी को ऑपरेट करने के लिए चाहता है, लेकिन मैनेजमेंट का जो ब्रॉडर पर्सपेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में कहीं ना कहीं हमारा जो मेन मोटिव है वो शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए काम करना है। गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइजेज इज ब्रॉडली स्ट्रक्चर बाय लॉ, नॉट जस्ट कॉर्पोरेट लॉ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कंट्री के गवर्नेंस को जो डिसाइड करती है वो वहाँ का कानून डिसाइड करता है, नॉट केवल कॉर्पोरेट लॉ नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलियन कॉर्पोरेट लॉ होता है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ होता है। तो गवर्नेंस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इट विल बी डिजाइन बाय द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्रीज, but also employment law, environmental law and so forth. It is first duty of the director to ensure that enterprises operate within the law. So this is very much sure that कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए कि जो कंपनीज हैं वो लॉ एंड रेगुलेशंस का काम कर रही है कि नहीं कर रही है। However, beyond requiring a board of director to exercise certain duties, such duty of care and diligence. So while performing of their duty, डायरेक्टर शुड मेंटेन ड्यू डिलीजेंस एंड केयर, उनको मेंटेन करना पड़ेगा। कॉर्पोरेशन लॉ गिव कंसिडरेशन स्कोप ऑफ डायरेक्टर टू मेक डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी भले ही एक आर्टिफिशियल पर्सन है बट डिसीजन शुड बी टेकन केयर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो डिसीजन लेने का जो पावर होता है वो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही होता है। सो इज वेयर द स्किल ऑफ गवर्नेंस बिकम क्रिटिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रिटेट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझते हुए क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। ये सारी बातों को हमने पहले उसमें भी डिस्कस किया था। बेसिकली अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आपसे पूछी जाएगी सो दे कैन आस्क यू द केस स्टडी पार्ट। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम पहले कवर करेंगे, लाइक इम्पॉर्टेंस ऑफ गवर्नेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई गवर्नेंस इज नेसेसरी। सो बेसिकली द गुड गवर्नेंस का जो एम होता है वो यही है, दिस इज इंपॉर्टेंट। गुड गवर्नेंस एम टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रॉपरली रन इन द बेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, इंक्लूडिंग द ऑप्शनल परफॉर्मेंस ऑफ द नेशन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक। मतलब आपको इस तरीके से अपने बिजनेस में काम करना है, इस बेस्ट वे में काम करना है कि कहीं ना कहीं उससे स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट मिले। स्टेक होल्डर्स मैंने जैसे बताया आपको, स्टेक होल्डर कैन बी शेयर होल्डर हो सकते हैं, फंड प्रोवाइडर हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको अपनी कंट्री के नेशन को भी कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो अमेरिकन स्टॉक जो एक्सचेंज है हैज़ एक्नॉलेज इन द 4th एडिशन फॉर द प्रिंसिपली इशूड ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस काउंसिल दैट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमोट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ऑब्वियस सी बात है, जितना अच्छा आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा उतना आपकी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, और आपकी कंपनी का कहीं ना कहीं गुडविल भी उससे कहीं ना कहीं क्या होती है, इन्हेंस होती है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमोट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस विच इज क्रूशल to the ability of enterprises listed on the ASIC compete of capital. The same point is made the Deputy Secretary General of OECD Rational told in audience in December 2015 the corporate governance did not exist a vacuum and that is contribute to the financial wobbling of the all stakeholder. तो कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल नटशेल में देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो बेसिक पर्पस है वो कहीं ना कहीं वैल्यू डिलीवर करना टू द स्टेक होल्डर है, टू डिलीवर वैल्यू टू द स्टेक होल्डर। अगर आप इस तरीके से काम करिए कि अगर जो भी कंपनी परफॉर्म कर रही है कहीं ना कहीं उससे कंपनी के जो शेयर होल्डर है उसके लिए वैल्यू एडिशन यहाँ पर मायने रखता है। At an organization level, behavioral style, the business management practice, manager or director can result in outcomes that are not in the interest of the shareholder and stakeholder. What they are saying कि अगर मैनेजमेंट की प्रैक्टिस केवल प्रॉफिट कमाना है, बिहेवियरल स्टाइल एंड बिजनेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ मैनेजर और डायरेक्टर कैन रिजल्ट इन आउटकम दैट आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। देखो, इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर मतलब स्टेक होल्डर मतलब, और शेयर होल्डर अगर हम देखें तो शेयर होल्डर का कहीं ना कहीं पर्पस होता है कि कंपनी उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करे, लेकिन वो एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं क्या चाहते हैं, ग्रोथ भी चाहते हैं कि फ्यूचर में उनकी कंपनी का एक्सपांशन काफ़ी अच्छा हो जाए, कंपनी का मार्केट शेयर काफ़ी बढ़ जाए। तो ये सारी बातों को कंसीडर करते हुए जब एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रोल आएगा तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओवरऑल पिक्चर को कवर करता है, ना कि केवल एक प्रॉफिट वाले।
Situation can range from the relative minor technical breaches of policies or practice or more serious cases where excessive risk taking to poor control plays ongoing survival of the organization risk। तो मान के चलिए अगर आप बहुत सारी पॉलिसीज़ को ब्रेक कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आपकी कंपनी के साथ में आ रहे हैं, सोशल इश्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं, एम्प्लॉय के बेनिफिट में काम नहीं कर रहे, टैक्सेशन की आप चोरी कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं आप लॉन्गर रन में क्या होंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। In extreme cases, public organization may be run more as a personal fiefdoms where personal greed is put ahead the interest of shareholder and other stakeholder। तो यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखना है, हमें कहीं ना कहीं शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर को क्या करना है के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। टू रिड्यूस अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस for shareholder and stakeholder to ensure personal accountability, organization need an appropriate system of check and balance in the form of corporate governance। सो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉरपोरेट गवर्नेंस में इस बात के ऊपर फोकस करना है कि शेयर होल्डर को कहीं ना कहीं क्या दी जा सके, वर्थ दी जा सके, और पर्सनल अकाउंटेबिलिटी डायरेक्टर की क्या की जा सके, सेटअप की जा सके। एन ऑर्गेनाइजेशन विद गुड गवर्नेंस कैन instill confident its shareholder and the stakeholder, for example transparent disclosure policies। तो ये कहीं ना कहीं हमारी क्या है, एक नीड ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कि आपको ट्रांसपेरेंस डिस्क्लोजर पॉलिसीज होना चाहिए, आर क्रूशल फॉर इंश्योरिंग शेयर होल्डर एंड लेंडर कंटिन्यू टू सप्लाई फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड बाई दी। तो अगर आपके लिए ट्रांसपेरेंस पॉलिसी नहीं होगी तो क्या बताइए उस कंपनी में शेयर होल्डर पैसा लगाएंगे, दे विल नॉट इन्वेस्ट। सो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे डिस्क्लोजर्स यहाँ पर क्या करेंगे, देने पड़ेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इनहेंस द परफॉर्मेंस नेशनल इकोनॉमिक। अब एक इंडिविजुअल ग्रो करेगा तो कहीं ना कहीं नेशन की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, बिकॉज द बूस्टअप ऑफ द इकोनॉमी एवरी वन शुड परफॉर्म। तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा, नॉट जस्ट थ्रू द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन बट ऑल्सो थ्रू देयर रोल इन द फॉर स्टेयरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द इकोनॉमी। तो एक इंडिविजुअल को सेल्फ गोल ओरिएंटेड ना होते हुए इकोनॉमी के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कंट्रीब्यूट करते हुए, उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाते हुए कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, इकोनॉमी को ग्रो करने पे फोकस करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया दैट फॉरेन इन्वेस्टर इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन व्हेन डिसाइडिंग इन विच कंपनीज टू इन्वेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी कंपनी में डिस्क्लोजर अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी अच्छी है, गोल ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, ऐसी कंपनी में ही तो फॉरेन कंपनी के लोग क्या करेंगे, फॉरेन कंट्री के लोग क्या करना पसंद करेंगे, इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इट शुड बी नोटेड दैट वाइल गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन ब्रिंग द बेनिफिट टू द कंपनी, इट कैन टेम्पर द ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिक्ट गवर्नेंस पॉलिसी एंड practice can lengthen the time to undertake merger and acquisition due to requisition of follow extensive due diligence procedure। तो कहीं ना कहीं ये भी कहना चाह रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कहीं ना कहीं ग्रोथ भी टेम्पर हो जाती है समटाइम, क्योंकि देखिए अगर बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ होंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होंगे तो कंपनी अपने को एक्सपांड नहीं कर पाएगी। जो मर्जर एक्विजिशन के लिए आपने बहुत सारी अगर पॉलिसीज़ डाल दी कि ये सारा इतना सारा कंप्लाइंस करना पड़ेगा, तो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूम प्रोसेस। तो जब कोई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है तो किसी भी इकोनॉमी की क्या है, ग्रोथ भी रुकती है। तो सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। हाउएवर ग्रोथ इज मोर वैल्यूएबल देन इट इज़ ड्यूरेबल थ्रू बीइंग ए बिल्ड ए सॉलिड फाउंडेशन रेदर देन हेल्सी परस्यूड अपॉर्चुनिटीज अराइज। तो वो ये कहना चाहते हैं ग्रोथ के तो इससे ज़्यादा, हाउएवर ग्रोथ इज मोर वैल्यूएबल व्हेन इट इज़ ड्यूरेबल थ्रू बीइंग बिल्ड ऑफ सॉलिड फाउंडेशन। तो एक टेम्परेरी ग्रोथ नहीं चाह रहे आप चाह रहे हैं कि ओवरऑल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में आपकी ग्रोथ हो, जिससे एक सॉलिड फाउंडेशन क्या हो सके, क्लियर हो सके। द एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू मेक क्विक डिसीजन में बी कॉन्स्टेंट बाई नीड टू ऑब्जर्व प्रॉपर गवर्नेंस पॉलिसी। तो आपको बहुत सारी गवर्नमेंटल, इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक सारी पॉलिसीज़ को कंप्लाइंस करना है वाइल परफॉर्मिंग। तो दिस इज कॉल्ड गवर्नेंस। द रिस्क मिटिगेशन रिक्वायर कंटेंट विद द कंप्लाइंस ओरिएंटेड रूल नीड टू बी अंडरस्टूड as one seen GFC exercise risk taking and management enthusiasm can result in devastating consequences for shareholder and other stakeholders. In many ways good governance is balance between the two extreme unfettered excessive risk taking and overly restrictive decision making। तो आपको दोनों के बीच में क्या करना है, बैलेंस बनाना है। बहुत ज़्यादा रिस्की भी नहीं होना और
अनफेटर, आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, तो और बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेंगे तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर का नुकसान हो सकता है. सो यू हैव टू मैनेज बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ओवरऑल ऑब्जेक्ट ही यही है. ये बुक खुल जाती है ना तो थोड़ा सा और इसके क्वेश्चन कर लेते हैं. बुक अभी भी ओपन नहीं हुई है. हाँ हो गई सर. वो क्या, मैं स्पंज एक बार लास्ट और ट्राई कर लूँ बलजोत. वन से एक बार और ट्राई कर लेते हैं. उससे क्या होगा, केस स्टडीज़ पढ़ने में अपने को ना बहुत आसान हो जाएगा काम. अगर देखो आपके में स्कैन, आपके में ओपन हो रहा हो अच्छे से तो. नहीं, मेरे हो रहा है, पहले नहीं हो रहा, स्टार्टिंग में जब मैंने लॉगिन किया था ट्राई करके, अभी अब पूरा हो रहा है। बुक ओपन हो रही है, बुक ये वाली. हाँ जी हो रही है। आप स्क्रीन शेयर करो ना फिर. रजिस्टर की तरह। ये पास कार्ड्स वगैरह बहुत अच्छे रहते हैं. हाँ. अच्छा जी, स्लाइड्स हैं मींस उसकी बनाई हुई ना, वो वाले बोल। ये मिल गया ना पास कार्ड्स. ये पास कार्ड क्या समरी होती है, देखो इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से इसको. नाउ यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं. प्रोफेशनल एथिक्स बहुत अच्छे दिए आपको. आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? हेलो, दिख रही है। है ना? तो ये हाँ जी, हाँ जी, ये दिख रही है। प्रोफेशनल एथिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. सो इस पास कार्ड से हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं. तो देखिए प्रोफेशनल एथिक्स को स्टार्ट करते हैं. तो आपको देखिए सबसे बढ़िया ना, ये पास कार्ड को आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आसान होगा, क्वेश्चन भी आपसे आसानी से हो जाएंगे. तो सबसे देखिए पहले पास कार्ड में आपको टॉपिक. आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक सेकंड. अब आ गया, आ गया। ये प्रोफेशनल एथिक्स नहीं आया. आ गया, अब दिख रहा है। सो नाउ इस पूरे टॉपिक में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है. व्हाट इज द एथिक्स, इम्पैक्ट ऑफ एथिक्स ऑन अनएथिकल डिसीजन, एथिक्स एज एन ओवरव्यू, एथिक्स चैलेंजिंग विद द अकाउंटिंग प्रोफेशन, तो अकाउंटिंग वर्क इन्वायरमेंट. तो ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है. तो सबसे पहले हम लोग इस प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात कर लेते हैं. द रेपुटेशन ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोफेशन डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द मेंबर ऑफ द प्रोफेशंस. व्हाट दे आर सेइंग कि आपको कहीं ना कहीं किसी भी प्रोफेशन की जो वो है अकाउंटेबिलिटी है, उसका परसेप्शन है, उसकी इंडिपेंडेंस और कॉम्पिटेंसी के ऊपर ही तो डिपेंड करती है. द रेपुटेशन ऑफ द अकाउंटिंग इज ए प्रोफेशन डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस. कि आप सोचिए, आप एक सीपीए बनने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्रति लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाएगा. कब चेंज होगा? जब अपने काम में आप इंडिपेंडेंट हैं, आप बायस्ड नहीं होते हैं, आप में अंदर वो कॉम्पिटेंसी है. तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, स्किल है आपके अंदर. तो मेंबर ऑफ ए प्रोफेशन एंड कॉन्फिडेंस इन द एथिकल कंडक्ट ऑफ अकाउंटिंग. एंड कॉन्फिडेंस इन द एथिकल मतलब जब कभी भी आप अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कितने एथिकल हैं. इन मोस्ट कंट्री द अकाउंटिंग प्रोफेशन थ्रू द नेशनल अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट हैज़ देयर एस्टेब्लिश ए कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर इट्स मेंबर्स. सो हर मेंबर के लिए क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं वहाँ की नेशनल अकाउंटिंग बॉडी के. जैसे आपकी सीपीए ऑस्ट्रेलिया जो बॉडी है, तो आप जब एक सीपीए बन जाएंगे तो यू हैव टू कंप्लाई, यू हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट. A code of ethics provided a conceptual framework for the ethics conduct based on the recognition of
थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंट। तो ध्यान रखिए, जब एक कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए जाते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उसके पीछे कहीं इंडिपेंडेंस के ऊपर थ्रेट तो नहीं है, और उस बात को किस तरीके से सेफगार्ड किया जा सकता है। थोड़ा समझ में है व्हाट आई वांट टू से, क्या कहना चाह रही हैं? नहीं, इतना क्लियर नहीं होती है हॉनेस्ट मेरे को। देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे एक सीपीए है ना, तो सीपीए को बहुत सारे पब्लिक लेवल पर काम करने पड़ेंगे, ऑडिटिंग के या टेस्टेशन हाँ के। जी, वो तो पता है, उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, तो वो वही लाइक तो कोड कैंसिल ऑफ कर देते हैं कंडक्ट आप कौन उनको बनाएगा? कहीं ना चीज़। कहीं नेशनल बॉडी बनाएगी आपकी, नेशनल बॉडी बनाएंगे। तो जब वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनका ही प्राइम फोकस क्या होता है? इंडिपेंडेंस की। जब आप एक काम करने जाएं तो क्लाइंट के साथ में आपके रिलेशन नहीं होने चाहिए कि उसके साथ आपकी जान पहचान है तो आप उससे कहीं अपने जो लीगल ड्यूटी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो यू शुड बी इंडिपेंडेंट। तो इस इंडिपेंडेंट को बनाए रखने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड एथिक्स आपको बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो प्रोफेशनल एथिक्स, एथिक्स आपके बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। कोड ऑफ बिहेवियर कंसीडर करेक्ट ethical decision, all individual must decide what is wrong, what is right and how to act, this is ethics। बट समटाइम आपको एथिक्स के अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल एथिक्स भी क्या करने पड़ सकते हैं? फॉलो करने पड़ सकते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स इन द सेंस लीगल टर्म में आपको क्या करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको लीगली बिहेव करना, बिहेवियर दैट इज लीगल, ऑब्जेक्टिव, कॉम्पिटेंट, रिस्पॉन्सिबल इन द पब्लिक इंटरेस्ट, मेंटेन द इमेज एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोफेशन। आप सोचो, आप एक प्रोफेशनल में एक सीपीए बन जाते हैं और अगर आप मान के चलिए किसी कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा ना कि कहीं उस कंपनी के साथ में आपके कोई पर्सनल रिलेशन तो नहीं है जिससे आप अपने ऑडिट में कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप एक सही रिपोर्ट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज पब्लिक में ख़राब होगी, आपकी प्रोफेशन के ऊपर क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। आप एक कंपनी को ऑडिट करके आए, उसके बाद उस कंपनी में बहुत सारे मटेरियल मिस स्टेटमेंट निकल आए, बहुत सारे फ्रॉड और एरर पता चलता है। तो आपको यहाँ पर प्रोफेशनल एथिक्स के थ्रू ही सिखाया जाएगा कि आपकी क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और आपके अंदर वो कॉम्पिटेंसी है कि नहीं, आप कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको जब प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ाए जाएंगे तो उसमें सब बताया जाएगा बाय अप्लाइंग एथिकल प्रिंसिपल एंड फ्रेमवर्क इन द लाइट ऑफ देयर ऑब्लिगेशन टू दोज रिलाई ऑन देयर सर्विस। तो आपके ऊपर बीइंग सीपीए जब आप बन जाएंगे तो आपको एक बॉडी के जब मेंबर बनते हैं तो आपको बहुत सारे एथिकल प्रिंसिपल्स को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए आपको एक चार्ट बना के दिया है, एथिकल बिहेवियर बाई प्रोफेशनल अकाउंटेंट। तो आप जब एक पब्लिक डोमेन में काम कर रहे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। अधेयर टू कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। अधेयर टू कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स मतलब आपको फॉलो करना है। क्या क्या फॉलो करना है? सबसे पहले अप्लाई प्रोफेशनल प्रिंसिपल, अधेयर टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड स्टेटमेंट्स। तो जो भी आपको प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टेटमेंट दिए उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद एक सेकंड, हाँ जी। उसके बाद बोल रहे हैं एक्ट विद द रीजनेबल स्किल एंड इंटेलिजेंस। आप देखिए टेक्निकल अपडेट्स आपके कमर्शियल उस वर्ल्ड में काफ़ी टेक्निकल अपडेट्स होते रहते हैं। सो यू शुड हैव टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, आपके यहाँ रीजनेबल स्किल होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए। जैसे आप बताइए ऑस्ट्रेलिया में जीएसटी चलता है कि नहीं चलता है? हेलो। चलता है। तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एक टैक्स की कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो यू शुड हैव द रीजनेबल ड्यू डिलिजेंस, यू शुड हैव द रीजनेबल स्किल। उसके बाद जब आप काम करने जा रहे हैं तो मेंटेन एप्रोप्रिएट प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोसीजर। तो आपको ये एथिकल बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा ना। प्लानिंग किए बगैर आप किसी कंपनी का काम कर रहे हैं, कंट्रोल प्रोसीजर को चेक ही नहीं कर रहे हैं। टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। ऐसा नहीं कि आपको सीपीए के रूप में अपॉइंट किया गया, आप अपने अंडर जूनियर इंसान से काम करा रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अल्टीमेटली यू आर द रिस्पॉन्सिबल। बी ऑब्जेक्टिव, आप बायस्ड नहीं हो सकते। आपको हमेशा चीज़ों को स्वतंत्र माइंड से, फ्री ऑफ माइंड से देखना पड़ेगा। शो इंटीग्रिटी बाई टेकिंग प्रोफेशनल अप्रोच। यू शुड शो इंटीग्रिटी इन द सेंस मतलब आपके अंदर एक प्योरिटी, ईमानदारी होना चाहिए। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म। आप समझते हैं प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म का मतलब? मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म। मेरे को बताया था।
हाँ जी, डायरेक्टर में मैंने आपको बताया था, डायरेक्टर को शुड मेंटेन प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म, यहाँ आपको एज ए सीपीए बताया जा रहा है। तो कहना चाहते हैं वो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब आपको अपने काम के प्रति अलर्ट होना पड़ेगा। जब एक कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हैं, वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो यू हैव टू बी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आपको हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, आपको हमेशा अलर्ट माइंड होना चाहिए। आप कोई भी ज़िंदगी में अपना डिसीजन लेते हैं तो आप अलर्ट माइंड होते हैं कि नहीं, बताइए। कोई कॉन्ट्रैक्ट पे आपको साइन करना हो, आपके साथ कोई प्रॉपर्टी किसी को बेचना, तो आप ऐसे ही आँख मूझ के किसी कागज़ पे साइन कर देते हैं कि आप उसके ऊपर अलर्ट होते हैं? क्वेश्चनिंग माइंड करते हैं कि नहीं करते हैं आप अपनी ज़िंदगी में जब कोई डिसीजन लेते हैं? तो जब आप एक काम करने जा रहे हैं प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, तो यू हैव टू मेंटेन सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब ये होता है। अब बात करते हैं एथिकल डिसीजन बाय द प्रोफेशनल अकाउंट, मेकिंग द राइट चॉइस टू डू राइट थिंग। उसके साथ साथ आपको सही काम भी करना, और क्या बोल रहे हैं, कंसीडर क्लाइंट एंड पब्लिक इंटरेस्ट एज वेल सेल्फ इंटरेस्ट। आप क्लाइंट का भी सोचो कि क्लाइंट के लिए आपको सही काम करना है, लेकिन पब्लिक का भी सोचो कि केवल क्लाइंट का सोच के आपने गलत रिपोर्टिंग कर दी और उस रिपोर्टिंग, आपकी रिपोर्टिंग पे भरोसा करके शेयर होल्डर ने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। आपका भी भला हो गया, क्लाइंट का भी भला हो गया, लेकिन वो बेचारा शेयर होल्डर का तो नुकसान हो गया। तो एथिकल डिसीजन लेते समय यू हैव टू प्लान आउट क्लाइंट प्रोस्पेक्टिव, पब्लिक प्रोस्पेक्टिव एज वेल एज योर यूजिंग एथिकल फ्रेमवर्क व्हेन द फेसिंग एथिकल चॉइस। जब जिंदगी में आपके सामने चॉइस हो जाए तो आपको हमेशा एथिकल फ्रेमवर्क को यूज़ करना पड़ेगा। नॉट जस्ट चूजिंग द एक्शन दैट क्रिएट मोस्ट बेनिफिट, लिमिट मोस्ट हार्म्स को भी आप कोशिश कीजिए। जब जिंदगी में आपके पास डिसीजन हो तो हमेशा ये मत देखो कि क्या बेनिफिट होगा, आप देखो कि अगर किसी लिमिट हार्म कहाँ हो सकता है, कहाँ कम से कम नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों के ऊपर आपको एथिकल बिहेवियर करते समय। अनएथिकल डिसीजन बाई प्रोफेशनल अकाउंटिंग। अब अनएथिकल प्रोफेशनल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे चूजिंग एक्शन जस्ट ऑन व्हाट क्रिएट मोस्ट बेनिफिट लिमिट। तो आप केवल ऐसा काम कर रहे हो जिससे बेनिफिट ही बेनिफिट हो रहा है। नॉट कंसिडरिंग क्लाइंट एंड पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं दे रहे हो। मेकिंग रॉन्ग डिसीजन विल फेस विद द एथिकल चॉइस। मेकिंग अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन विदाउट रेफरेंस टू एथिकल फ्रेमवर्क। तो आप एक एथिकल वे में काम नहीं कर पा रहे हो। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल। तो फिर अगर मान के चलिए अगर ऐसा करोगे तो आप अपनी मेंबरशिप खो दोगे। मतलब आपको सीपीए से लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस, यू विल बी द लाइसेंसिंग सीपीए वंस यू विल कंप्लीटेड योर सीपीए। तो फिर आपकी लाइसेंसिंग हो सकती है और इवन इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द प्रोफेशन एज ए होल। आप सोचो एक अच्छा सीपीए, एक आज जैसे आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए प्राउड मेंबर। अगर मेरा एक्ट खराब होगा, अगर मैं आपको अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक इमेज जाएगी कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन होगा। सो वॉट एवर यू आर परफॉर्मिंग, यू आर रिप्रेजेंटिंग ए सम काइंड ऑफ प्रोफेशन। सो यू डू नॉट अलाउ, मतलब प्रोफेशन विल नॉट अलाउ टू लूज देयर क्रेडिबिलिटी, इंक्रीज देयर। तो दैट्स वाई वो बहुत सारे रेगुलेशंस आपके ऊपर क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है, आपको जब कभी भी एथिकल डिसीजन आए तो आपको क्या करना है। डोंट जस्ट यूज पर्सनल एथिक्स, डोंट जस्ट डू व्हाट लॉ रिक्वायर, डोंट यूज स्ट्रक्चर अप्रोच द एथिकल फ्रेमवर्क। तो आपको यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव नहीं होना है। पर्सनल एथिक्स का मतलब सब्जेक्टिव, मतलब केवल एक ही व्यक्ति का, जबकि आपको क्या करना चाहिए, आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए। सब्जेक्टिव मतलब एक पर्सन का ओपिनियन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। इंस्टेंटिव्स, व्हाट आई फील इज राइट, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। इंस्टिंक्ट पे बिलीव मत करो। अफेक्टेड बाई इंडिविजुअल्स नहीं होना चाहिए। अपब्रिंगिंग, एक्सपीरियंस, रिलीजन। अनस्ट्रक्चर्ड, नॉट शेयर्ड बाई अदर्स, ये सारे सब क्या हैं, पर्सनल एथिक्स है। तो वाइल परफॉर्मिंग ऑफ योर जॉब, वाइल परफॉर्मिंग ऑफ योर ड्यूटी, यू शुड नॉट यूज पर्सनल एथिक्स, यू शुड बी ऑब्जेक्टिव रेदर देन सब्जेक्टिव। तो दे आर सेइंग दैट कि राइट वर्सेस राइज में कई बार आपको चूज करना पड़ता है, ट्रुथ वर्सेस रियलिटी, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप। आप ग्रुप के साथ चलोगे कि इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपके गोल हो सकते हैं। जस्टिस वर्सेस मर्सी, ये सारे क्या होते हैं, राइट वर्सेस। कई बार आपको डिलेमा कब आएगा, जब आपके सामने ट्रुथ वर्सेस लॉयल्टी। तो आप ट्रुथ के ऊपर फोकस करोगे कि लॉयल्टी के ऊपर फोकस करोगे, चलो बताइए। क्वालिटी के ऊपर। नो, वाई शुड यू, आपको एक कंपनी के प्रति आप लॉयल हो लेकिन आप सच नहीं बोलोगे, इसका मतलब यू आर लॉयल टुवर्ड्स। देखिए क्योंकि उन्होंने बोला नेक्स्ट स्टेप में इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप, तो मैं ऑलवेज फोकस ऑन ग्रुप, क्योंकि देखिए ग्रुप शेयर होल्डर के लिए बात करोगे, इंडिविजुअल डायरेक्टर के लिए नहीं बात करोगे। इंडिविजुअल डायरेक्टर आपको कंपनी में सैलरी देता है, बट यू आर द अपॉइंटेड फॉर द शेयर होल्डर्स।
यू हैव टू थिंक फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ ग्रुप, नॉट फ्रॉम, आपको ट्रुथ के ऊपर काम करना है, आपको कंपनी के लॉन्ग टर्म के ऊपर बात करना है। तो यहाँ कहीं ना कहीं डिलेमा की सिचुएशन होगी, तो यू हैव टू टेक द डिसीजन। अब क्या क्या फ्रीक्वेंट इश्यूज आते हैं। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म में कितना आप जाओगी? शॉर्ट टर्म गोल, जैसे शॉर्ट टर्म गोल में हो सकता है आपको प्रॉफिट है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इससे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कहता है कि आप लॉन्गर रन में सोचिए, आपको सारी पॉलिसी डिस्क्लोजर्स वगैरह रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। भले ये लॉन्ग टर्म है बट कहीं ना कहीं कंपनी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, इससे अभी तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं गुडविल तो ख़राब होगी। तो जब डिसीजन आपको लेना हो तो शॉर्ट टर्म वर्सेज लॉन्ग टर्म में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट एथिकल इश्यूज। जब एक अकाउंटेंट के सामने, एक सीपीए के सामने, पब्लिक अकाउंटिंग के सामने क्या क्या मोस्ट एथिकल इश्यूज आ सकते हैं। मिसलीडिंग रिपोर्टिंग, आपको कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे रिपोर्टिंग मिसलीडिंग हो जाए। फ्रॉड और टैक्स इवीजन को अवॉइड करना है। लैक ऑफ ट्रांसफर इन दी अकाउंटिंग डिसीजन। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, आपने क्लाइंट का डेटा किसी और को शेयर कर दिया, तो ये काम आपको नहीं करना। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं कर सकते आप, आपको क्यों। हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सो वो ये कहना चाहते हैं जैसे आप क्लाइंट के यहाँ काम करने जाते हो तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स तो देखने को मिलेंगे ना, तो जब उसके डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी लैक नहीं करना है कि आप पब्लिक डोमेन में किसी का डेटा शेयर कर दो। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपायर, चीटिंग वगैरह नहीं करना। ओवर चार्ज फीस टू द क्लाइंट, ओवर सर्विसिंग, ब्राइबरी नहीं लेना है। फेवरिटिज्म और बाइज नहीं होना। कवर ऑफ द अकाउंटिंग एरर, कोई कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में मिस्टेक्स हैं उसको आप कवर अप कर रहे हैं, आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसयूज़ ऑफ द फंड, कंपनी का फंड आपके पास पड़ा हुआ है। इनसाइडर ट्रेडिंग, कंपनी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जैसे कंपनी एक बहुत बड़ा अमालगमेशन या मर्जर करने वाली है किसी के साथ में, और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, और इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आप इनसाइडर ट्रेडिंग करके एक अनड्यू एडवांटेज उठा लेते हो। हाँ जी बोलिए। हेलो, आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं हो रहा लगता है। नहीं, मेरा है, आपका नहीं है। ऐसा मेरा तो डेटा भी क्लास सेंड कर रहा है, हैं? क्योंकि हमारे में डेटा भी क्लास सेंड, तो उसकी क्लासेस चली गई है, तो कुछ आपकी तरफ से नहीं, इंटरनेट अच्छा चला। ऐसा मैंने तो भी चेक कर लेता हूँ एक बार स्पीड कितनी दे रहा है रुको। अभी तो दिख रहा है ना आपको? स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी, अभी तो शेयर करें तो, लेकिन आपकी सीरीज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है। पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है। नाउ विजिबल है? हेलो, नहीं, आप नहीं, आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। मैं फ़ोन लगा लूँ आपको? फ़ोन और स्क्रीन तो दिख ही रही है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ना, मैं फ़ोन ठीक लगा। है, ठीक है। रुको, मैं आपको व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूँ। नाउ मेरी इस पे तो मोबाइल पे तो आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी आपको, और स्क्रीन भी दिख रही है। चलिए, सो मैंने क्या बताया कि आप कौन कौन से एथिकल इश्यूज फेस कर सकते हैं, क्या डिस्कस किया हमने अभी?
चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब देखिए यहाँ पर आपको अकाउंटेंट के रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो रेसिस्टेड प्रेशर, सेड नो। तो आपके ऊपर बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाए तो आप सीधे स्ट्रेट, अभी क्लियर है ना? चलिए तो फ़ोन पे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं शॉर्ट एडवाइस। अब देखिए आप अगर किसी डिसीजन मेकिंग वाले सिचुएशन में फंस गए तो यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम योर सीनियर। वो उसके बाद बोल रहे हैं एजुकेटेड फेलो प्रोफेशनल्स, जो आपके आने वाले फेलो प्रोफेशनल उनको आप कहीं ना कहीं एजुकेट कीजिए। एजुकेट क्लाइंट कीजिए, क्लाइंट को बोलीजिए कि जितना हम रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ अबाइडिंग कंपनी बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होगी, तो आपकी कॉर्पोरेट इमेज कहीं ना कहीं क्या होगी, बेटर होगी। रिपोर्टेड इशू टू द मैनेजमेंट, अगर आपने कोई ऐसी सिचुएशन देखी तो ये मैटर आपको किसको रिपोर्ट करना चाहिए, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए। डॉक्यूमेंट इवेंट्स इन राइटिंग, जो भी आप काम करें दैट शुड बी इन राइटिंग होना चाहिए। रिज़ाइंड, अगर आपको लगता है कि नहीं कंपनी तो कुछ भी फॉलो नहीं करने वाली, तो ऐसे काम को लेने से बेटर है आप क्या कर दें, रिज़ाइन कर दें। एडमिट मिस्टेक्स, यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। कॉम्प्रोमाइज़ विद इन द लीगल लिमिट, आपको अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है तो लॉ के बियॉन्ड आपको नहीं जाना चाहिए। दीज आर द फ्रीक्वेंट इशूज़ अराइड एज ए एथिकल इशूज़। और उसके बाद आपको बताया कि आपको अकाउंटेंट का रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए। तो देखिए ये ऐसी केस स्टडी पढ़ के ना आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो बीपीपी का बुक है ना, देखिए कितना ऑर्गेनाइज और शॉर्ट में दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग वर्क इन्वायरमेंट। सो अकाउंटिंग वर्क इन्वायरमेंट में देखिए दो चीज़ें बताई गई हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स वर्क ऑफन नीड टू मीट द टाइम डेडलाइन। अब देखिए आपको है ना, कई बार जब कोई काम करना हो तो आपको डेडलाइन भी फुलफिल करनी पड़ती है, और कई बार इन्वायरमेंट बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, रैपिडली चेंजिंग है इन्वायरमेंट, न्यू रेगुलेशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो प्रेशर टू कीप अप टू डेट। तो कहीं ना कहीं एक अकाउंटेंट की, हाँ जी हाँ जी, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही? आगे समझ आ रहा है ना पूरा? चलिए, तो रैपिडली चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद रिस्क दैट इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंसी विल बी सबऑर्डिनेट टू नीड गेट टू वर्क फिनिश। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपने सबऑर्डिनेट लगाए हैं क्या उनके पास वो कॉम्पिटेंसी है कि नहीं। रिस्क ऑफ इंटीग्रिटी भी कहीं ना कहीं इसमें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। अब एक अकाउंटेंट जब सर्विसेज देता है तो किस प्रकार की सर्विसेज देता है, तो देखिए दो प्रकार की सर्विस है, अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और अकाउंटेंट इन बिजनेस। सो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, क्लाइंट बेस्ड सर्विस। तो जैसे ऑडिट की सर्विसेज देना है, फॉरेंसिक ऑडिट है, बिजनेस एनालिसिस करना है, उनके बिजनेस में क्या क्या रिस्क है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंसल्टेंसी। तो दीज काइंड ऑफ सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाई अकाउंटेंट इन दी प्रैक्टिस। और अकाउंटेंट इन द बिजनेस जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लगे हुए, आप ट्रेजरी फाइनेंस में लगे हुए, बजटिंग काम कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, फाइनेंशियल कंट्रोलर हो किसी कंपनी के, फंड को मैनेज करते हो, सिस्टम अकाउंटेंट हो, तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार की किस में आ जाती हैं, अकाउंटेंट इन बिजनेस। अब कॉमन फैक्टर्स क्या है दोनों के लिए, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल एक्सपर्टाइज होना चाहिए, हाई एंड मल्टीपल एक्सपेक्टेशंस होती है, इंटरपर्सनल स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेशर को आप कितने अच्छे से डील करते हो। उसके बाद सोशल एंड पर्सनल रिवॉर्ड्स आपको बहुत सारे मिलते हैं, मैनी रिस्क टू एथिकल स्टैंडर्ड। तो आपको इस एथिकल के बहुत सारे सीपीए के क्या करने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पर आपको एथिकल थ्योरीज के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए सिलेबस क्या चाहता है आपसे, इसके बारे में आपको बताया गया। द सिलेबस रिक्वायर, आपको स्क्रीन दिख रही है ना प्रॉपर जूम पे, द सिलेबस रिक्वायर्स यू टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्यू फिलोसफिकल अप्रोच टू एथिक्स एंड एबिलिटी टू रिलेट थ्योरीज ऑफ एथिक्स एंड मॉडल ऑफ एथिक्स। तो आपको मॉडल पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे एथिक्स के कि क्या क्या मॉडल्स होते हैं। एंड डिसीजन मेकिंग टू डिसीजन मेकिंग बाई प्रोफेशनल अकाउंटेंट, दीज मॉडल कवर ए नंबर ऑफ एथिकल कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, हाउ दीज अप्लाई डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको जब कोई मॉडल्स का यूज़ करना हो, जब कभी भी आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में डिसीजन लेना चाहेंगे तो आपको मॉडल्स हेल्प करेंगे। एंड हाउ एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स कैन बी यूज्ड टू इंक्लूड एथिकल इशू इन डिसीजन मेकिंग। तो ये मॉडल्स के बारे में हम लोग आप आगे डिस्कस करने वाले हैं। एथिक्स, मॉरल फिलॉसफी, हाउ पीपल शुड बिहेव। तो सबसे पहले उन्होंने नैरोमेटिव थ्योरीज़ के बारे में बात करी है। प्रिंसिपल दैट डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम द रॉन्ग, इस्टेब्लिश ए नॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ द करेक्ट बिहेवियर टू बी फॉलोड। तो देखिए आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड नॉरोमेटिव थ्योरीज।
तो आपके लिए कुछ फ्रेमवर्क बनाए गए, फ्रेमवर्क टू जज राइटनेस एक्ट डिसीजन अबाउट, फ्रेमवर्क टू डिसीजन मेकिंग टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। क्या क्या फ्रेमवर्क्स हैं इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। कैटेगरीज, एथिक्स ऑफ कंडक्ट, टेलीलॉजिकल, क्वेंसिक्वेंशियल क्या हो सकते हैं, ड्यूटी बेस्ड क्या हो सकते हैं जिसको डेंटोलॉजिकल बोलते हैं। तो जो परिणाम वाले होते हैं वो क्वेंसिक्वेंशनल, और उसके बाद जो आपके डेंटोलॉजिकल जो आपकी ड्यूटी है, तो इसके बारे में हम आगे समझने वाले हैं। अब देखिए नॉर्मेटिव एथिक्स, और उसको बड़े अच्छे से समझाया गया है। आपके अंदर एक नैरोमेटिव एथिक्स के साथ में एथिक्स ऑफ कंडक्ट कैसे करेंगे आप लोग, और एथिक्स ऑफ कैरेक्टर क्या होना चाहिए। तो कैरेक्टर आपका वर्च्यू ऑफ एथिक्स बताएगा, और फिर इसके दो पार्ट आते हैं। क्वेंसिक्वेंशनल थ्योरीज के दो पार्ट है, ईगोइज्म और अल्टरिज्म, और इधर ड्यूटी एंड राइट एंड जस्टिस। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। ईगोइज्म किसको बोलते हैं? सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग शुड बी डिटरमाइंड बाई सेल्फ इंटरेस्ट बट नॉट एट एक्सपेंसेस ऑफ पीपल और ब्रेकिंग लॉ एंड। तो इसको क्या बोलते हैं? ईगोइज्म। मतलब जो भी डिसीजन लेना है आप सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे ले रहे हो, आप अपने सेल्फ हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन। उसके बारे में बता रखा है उन्होंने। फिर यूटिलिटरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज राइट इज व्हाट प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये दो बातों के ऊपर फोकस करता है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। बताइए आपको कौन सा बेटर लग रहा है मॉडल इसमें, ईगोइज्म की यूटिलिटरिज्म वाला? हाँ, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं वो बेनिफिट किसके बारे में बात कर रहा है? पब्लिक एट लार्ज के बारे में बात कर रहा है। ऑल फॉर्म ऑफ गुड सच एज प्लेजर, हेल्थ, लाइफ, ये सारी चीज़ें आती हैं। हार्म के बीच में ऑल फॉर्म ऑफ कॉस्ट सच एज पेन, इलनेस आपको होने वाली, नॉट जस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट एंड बेनिफिट कैन बी मीट एज वेल एज फिजिकल। तो यहाँ पर एक फिजिकल को भी उन्होंने क्या कर रखा है? कंसीडर कर रखा है। अब बात करते हैं अप्लाइंग यूटिलिज्म टू एथिकल डिसीजन। अब आपको जब अप्लाई करना हो, मतलब जो यूटिलिटरिज्म जो है एथिकल डिसीजन लेते समय किस तरीके से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद देखिए किसी भी चीज़ का सोल्यूशन तो पहले यही आता है ना, पहले उसकी प्रॉब्लम पता चले कि क्या कॉजेस हैं, फिर आप उस कॉजेस को रिजॉल्व करने के लिए अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन टू रिजॉल्व इट क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। डिटरमाइन फोर्सिबल कॉस्ट क्या है, पता चले बेनिफिट तो बहुत हम उसको रिजॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, तो आपको कहीं ना कहीं कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसकी कॉस्ट भी बिल्कुल सही लगे। तो आपको कॉस्ट और बेनिफिट का क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर आप कंपेयर करिए गुड वर्सेस बैड आउटकम, सिलेक्ट ऑपन विच हाईएस्ट गुड नेट आउटकम फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल। मतलब आपका जो फोकस होना चाहिए वो हाईएस्ट गुड और जिससे हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल का क्या होता हो? बेनिफिट होता हो। ऐसे ही आपको क्या करने पड़ेंगे? डिसीजन लेने पड़ेंगे। मतलब अब कंपनी का डिसीजन ना देखते हुए कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा डिसीजन आपको लेना पड़े जो नंबर ऑफ पीपल के लिए क्या हो, ज़्यादा बेनिफिशियल हो रेदर देन इंडिविजुअल। तो आपको यूटिलिज्म में यहाँ पर इस तरीके से फोकस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं राइट, डेंटोलॉजिकल, डियोनोटोलॉजिकल। राइट फ्रॉम रॉन्ग डिटरमाइंड बाय इंटेंशन बिहाइंड। राइट फ्रॉम रॉन्ग, और राइट और रॉन्ग का इंटेंशन हमने देखना है, तो राइट और जस्टिस को समझाया है। एन एथिकल डिसीजन इज वन दैट रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स, अनएथिकल डिसीजन वायलेट द राइट्स। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप दूसरों के राइट को भी ध्यान में रखते हुए काम करेंगे दैट विल बी मोर एथिकल। लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स हो सकते हैं, ह्यूमन राइट हो सकते हैं, प्रायोरिटीज हो सकती हैं। मोटिव बिहाइंड डिसीजन, की वैल्यू शुड बी रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी ऑफ ऑल इनवॉल्व। तो ह्यूमन डिग्निटी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। की मोटिव शुड बी सेंस ऑफ ड्यूटी, नॉट सेल्फ इंटरेस्ट और इमोशंस। तो आप इमोशंस बेसिस पे और सेल्फ इंटरेस्ट बेसिस पे डिसीजन नहीं लेंगे। एक्शन आर राइट बिकॉज ऑफ द रूल्स फ्रॉम विच दे डिराइव, नॉट बिकॉज ऑफ देयर बेनिफिट्स। तो आपको बेनिफिट के बेसिस पर एक्शन नहीं लेना है, यू हैव टू फॉलो द रूल बुक। आपको क्या करना पड़ेगी? रूल बुक को क्या करना है? यहाँ पर फॉलो करना है। उसके बाद बात करते हैं जस्टिस। एन एथिकल डिसीजन इज वन दैट हैज़ एन ए फेयर प्रोसेस, प्रोसीजरल जस्टिस एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, बर्डन, डिस्प्यूटिव जस्टिस, कंपनसेशन जस्टिस हो सकता है, रिब्यूटरिव जस्टिस हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो सकता है। व्यू दैट ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली अनलेस डिफरेंशियस एग्जिट दैट रिक्वायर टू जस्टिफाई डिफरेंट ट्रीटमेंट। इक्विटी, मेरिट एंड नीड
प्रिंसिपल, देखिए कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं कि आपको जस्टिफिकेशन तो देना पड़ेगा। ट्रीट इक्वली अनलेस डिफरेंसेस एग्जिस्ट। तो अगर मान के चलिए कोई स्पेशल रीज़न हो कि जिसके कारण हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तभी आपको क्या करना, अदरवाइज यू हैव टू ट्रीट एवरीवन। वर्च्यू एथिक्स आर कनेक्टेड विथ व्हाट वन शुड बी, नॉट व्हाट वन शुड डू। क्या करना है और क्या नहीं करना है। एथिकल कैरेक्टर लीड्स टू कंसिस्टेंसीली एथिकल बिहेवियर। आपको अपने काम में कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। ह्यूमन वर्च्यू इज नॉट नेचुरल और इनबॉर्न, इट इज़ एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस इज ए गुड हैबिट। ऑब्वियस सी बात है, आप सोचिए ना, हम लोग बचपन से जैसे पैदा होते हैं तो कोई शुरू से ही तो हम लोग एथिकल नहीं पैदा हो जाते। हमको ओवर द अपब्रिंगिंग हमारी कहीं ना कहीं, हमारी ट्रेनिंग, हमारी सराउंडिंग इस बात को मैटर करती है। वर्च्यूज़ आर एटीट्यूड्स, करेज, कर्टेसी, फेयरनेस, ऑनेस्टी, प्रूडेंस, ये सारी चीज़ें आप में होनी चाहिए। दैट इनेबल ए पर्सन टू डू वॉट इज़ एथिकली डिज़ायरेबल, प्रैक्टिस मेक्स वर्चुअल हैबिट्स एक्ट्स। सो ये चीज़ें आपको ओवर द पीरियड है। प्रोफेशनल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ऑब्जेक्ट एंड कॉम्पिटेंसी आर वर्च्यू, दे नीड टू बी प्रैक्टिस्ड एंड बिकम सेकेंड नेचर। आप प्रैक्टिस करते 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 करते, अब जैसे मैंने देखा है, जैसे आपने बताया ऑस्ट्रेलिया में सभी लोग, मैंने देखा है कोई भी हर आदमी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करना है, प्रॉपर से ग्रीट करते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं चलता, बेजबरन हम हॉर्न मार देते हैं ट्रैफिक में भी, बिकॉज ये हमारा नेचर में आ गया है। बट अगर इसको धीरे 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 चेंज किया जा सकता है एज ए प्रैक्टिस, क्योंकि आप भी इंडिया में रहें तो यू आर वेरी वेल एबोर्स विद द इंडियन मैंटेलिटी। अब ऑस्ट्रेलिया में सब लोग टाइम पे होते हैं, इंडिया में टाइम 5, 10, 15 मिनट तो ऑलमोस्ट लेट हो ही जाता है इंसान। मेरे को लगता है वहाँ पे सभी लोग टाइम पे होते हैं, सही बात है ऑफिस में, कि लेट हो जाते हैं आप लोग? जैसे ऑफिस का टाइमिंग 10 बजे का होता है, 10 बजे पहुँच जाते, कितने बजे का टाइमिंग होता है ऑफिस का? मतलब आपको बहुत रिस्पेक्टफुल, एम्प्लॉय को उतनी रिस्पेक्ट मिलती है ऑस्ट्रेलिया में जितनी इंडिया में? तो रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं एम्प्लॉयज़ की है। अब जैसे वहाँ कार ड्राइव करते कितने एथिकली करते होंगे, बेजबरन हॉर्न नहीं मारते, गिवे देते हैं, गिवे वगैरह देते हैं ना सबको प्रॉपर, हैं? और यहाँ तो क्या होता है, चल परे हो, हैं? वही मैं कह रहा हूँ ना। सो अब यहाँ पर बात करते हैं कि अकाउंटेंट को क्या करना है। तो अकाउंटेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डिसीजन मेकिंग एज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स एंड टीम मेंबर्स। तो अकाउंटेंट का काम तो डिसीजन मेकिंग है, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन क्या की गई है, प्रोवाइड की गई। अकाउंटेंट शुड बी सीन टू एक्ट एज ए मॉरल एजेंट टू इन्फ्लुएंस परसेप्शन ऑफ द प्रोफेशन। अब देखिए उन्होंने मोरल एजेंट बताया, मतलब कहीं ना कहीं आप एक प्रोफेशन को जस्टिफाई करते हैं। मोरल एजेंट ए रेशनल पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन टू एक्ट एथिकली एंड सो टेंड टू एक्ट इन एथिकल वे। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो है उसको मॉरल एजेंट के रूप में रेशनल होकर क्या करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, क्या चीज़ एथिकली करेक्ट है और क्या चीज़ एथिकली करेक्ट नहीं। रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन एंड इटसेल्फ, हाउ इन्फॉर्मेशन इज रिपोर्टेड शुड बी कंसीडर फ्रॉम एथिकल पर्सपेक्टिव। केवल रिपोर्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एक कंपनी में काम करने का आपने रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट के पीछे एथिकल पर्सपेक्टिव भी कहीं पर क्या होना चाहिए, छुपा होना चाहिए। अकाउंटेंट मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सेप्ट द अकाउंटेबिलिटी। तो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि जो CPA है जब वो अपना काम करेगा तो ही शुड टेक द अकाउंटेबिलिटी। जनरल पब्लिक नीड टू रिलाई ऑन अकाउंटेंट टू एक्ट एज ए मॉरल एजेंट एंड डू थिंग इन द राइट वे। तो पब्लिक आपके ऊपर एज ए मॉरल एजेंट ट्रस्ट करती है, इसलिए वाइल परफॉर्मिंग ऑफ योर वर्क ड्यूटी यू हैव टू बी वेरी एथिकल। मैनी पॉसिबल थ्योरीज, teleological theories, deontological theories and virtue ethics can all applied, they are not mutually exclusive। अब ऐसी चीज़ें आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, क्या ये सारी थ्योरी एक ही जगह एक एक करके लगेंगी या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? तो नहीं, ये ऑल कैन इंट्रोड्यूस, ऑल कैन पॉसिबल इन वन वे। मैनी पॉसिबल आउटकम, द टू पीपल मे कम टू वेरी डिफरेंट कंक्लूजन अबाउट व्हाट इज द एथिकल डिसीजन टू मेक इट गिवन सर्कमस्टांस। ऑब्वियस सी बात है,
हर पर्सन अपने अलग एथिक्स के हिसाब से सोच सकता है। सो वेरी डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन कई बार क्या हो सकते हैं, एथिकल डिसीजन में निकल के आ सकते हैं। द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज नॉट एन एथिकल थ्योरी बट इट इज़ ए फ्रेमवर्क। तो कोई थ्योरी नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब प्री डिसाइडेड फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, विच कैन बी अप्लाइड बाई अकाउंटेंट टू हेल्प मेक एन एथिकल डिसीजन। तो ये जो फ्रेमवर्क आपको प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, उसी के बेसिस पर आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एथिकल डिसीजन को क्या कर पाते हैं, दे पाते हैं। अब APES 110 कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटेंट, अब यहाँ से आपको कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपका आने वाला है। 1 मिनट आप इसको पढ़ेंगे एक पैरा को, मैं 1 सेकंड पानी पी के आ जाऊँ। हाँ जी, क्या पढ़ा आपने? बिल्कुल। यस, तो दे आर सेइंग रेपुटेशन ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोफेशन डिपेंड ऑन द परसेप्शन एंड इंडिपेंडेंस एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ मेंबर ऑफ द प्रोफेशन। अब सोचिए, मेंबर में कॉम्पिटेंसी नहीं होगी तो क्या लोग उस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करेंगे? दे विल नॉट रिस्पेक्ट। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो बायस्ड हो जाएगा, रिपोर्टिंग सही तरीके से नहीं करेगा, तो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। इन मोस्ट कंट्रीज द अकाउंटिंग प्रोफेशन हैज देयरफॉर एस्टैब्लिश्ड ए कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर इट्स मेंबर। ए कोड ऑफ एथिक्स प्रोवाइड ए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर एथिकल कंडक्ट, कि आपको किस तरीके से काम करना है, बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस। आपकी इंडिपेंडेंस के ऊपर थ्रेट नहीं होनी चाहिए, एंड सेफ गार्ड ऑफ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम। और किस तरीके से आपकी इंडिपेंडेंस को जो थ्रेट होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो APEC 110 कोड ऑफ एथिक्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रोफेशन कमिट टू प्रमोटिंग द पब्लिक इंटरेस्ट इवन इफ इट कम्स टू एक्सपेंसेस मेंबर सेल्फ इंटरेस्ट। भले ही आपका सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा हो, लेकिन आपको प्रमोट किसको करना है, पब्लिक इंटरेस्ट को करना है। तो पब्लिक मतलब एवरीवन। अब इंटरेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैव टू द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, आपको ऑडिटिंग करना है, रिपोर्टिंग है, फैसिलिटिंग कंपेरेटिबिलिटी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग अक्रॉस जुडिक्शंस में, इंश्योरिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल बिहेवियर एंड प्रोफेशनल जजमेंट, स्पेसिफाई अप्रोप्रिएट एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। पब्लिक में कौन कौन आ जाता है, क्लाइंट है, गिवर ऑफ क्रेडिट है, गिवर ऑफ द क्रेडिट जिन्हें उधारी दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर्स, इन्वेस्टर, बिजनेस एंड फाइनेंशियल कम्युनिटी, दे आर द पब्लिक। तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट में क्या करना है, काम करना है। सम ऑफ द बेनिफिट दैट सिटीजन रिसीव फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंसी प्रोफेशन इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ रेगुलेटरी मेजर्स। तो बहुत सारे रेगुलेटरी मेजर्स के लिए भी इसकी सर्विसेज को क्या किया जाता है। सोचिए, जब तक एक CPA किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेगुलेटरी मेजर नहीं करेगा, तब तक पब्लिक का ट्रस्ट ही नहीं आएगा कि ये कंपनी जो है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो APES ऑस्ट्रेलियन पब्लिक एथिक्स स्टैंडर्ड 110 कोड एथिक्स फॉर प्रोफेशनल
के बारे में बात करते हैं, एप्लीकेशन, पर्पस और इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, टू ऑल मेंबर ऑफ द प्रोफेशन इंक्लूडिंग व्हेन इन द ऑनरी कैपेसिटी, ऑनरी कैपेसिटी में हो, अकाउंटिंग बॉडी हो, शुड हैव डिसिप्लिनरी पावर टू एक्ट इन केसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो देखिए सीधी बात बोल दी, सबके ऊपर एप्लीकेबल करा देंगे हम, चाहे फिर वो ऑनरी कैपिटल उसमें लगे हों या आप अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं, आपने फॉर्म बना रखी है, सीपीए फॉर्म भी होती है वहाँ पे। उसके बाद उसका पर्पस क्या है और इन ऑस्ट्रेलिया इसको कौन मैनेज करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्पस, ए वे इन विच द प्रोफेशन रिकॉग्निशन ऑब्लिगेशन टू द सोसाइटी। आपके ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशन है प्रोफेशन के ऊपर जो सोसाइटी के प्रति, मेंबर एक्सेप्ट देयर ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद अपहोल्ड द कोड। तो मेंबर को उस ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये जो पर्पस होते हैं, ये कोड ऑफ एथिक्स का जो पर्पस है, हेल्प मेंबर टू रेसिस्ट प्रेशर टू एक्ट अनएथिकली। मतलब मेंबर को इस बात में हेल्प करेगा कि आप अनएथिकली कोई काम मत कीजिए, बिकॉज हमने आपके ऊपर ऑब्लिगेशन डाले हुए हैं। अगर आप हमारे मेंबर रहना चाहते हो, सीपीए मेंबर रहना चाहते हो, तो आपको हमारे इस ऑब्लिगेशंस को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज जस्टिफाई द पब्लिक ट्रस्ट इन द प्रोफेशन विच कमिट्स टू द पब्लिक इंटरेस्ट अबाउ सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन ऑस्ट्रेलिया कौन कौन देखता है इसको? अकाउंटिंग प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, APESB, इन प्रोफेशन स्टैंडर्ड को बनाता है। मेंबर ऑफ CPA ऑस्ट्रेलिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और CPA में क्या फ़र्क है, पता है आपको थोड़ा सा? हाँ जी, CPA ऑस्ट्रेलिया और हाँ जी, हाँ, दोनों ही डिफरेंट बॉडीज है, लेकिन वो मेंबर्स को अपनी मेंबरशिप देती है। CA भी मेंबरशिप देता है और CPA भी देता, CPA तो देता है, मुझे पता है, हाँ, CA भी देता है। देता है, जो हाँ सीए देते, लेकिन जो सीए के मेंबर्स हैं वो जैसे बिग फोर है ना, हमारे डिलॉयट है, उनको उसमें काम करते हैं। ज़्यादा पावर किसके पास होता है, CPA के पास कि CA के पास? वहाँ पे एक्चुअली पावर का इतना ये डिफरेंस नहीं करते हैं, लेकिन सीए थोड़ा सा अच्छा होता है, उसमें ज़्यादा होती है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं होती है। मतलब सैलरी किसकी ज़्यादा होती है, CA की कि CPA की? सैलरी में इक्वली होती है, जो मतलब सिंपल चला करती है। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होता है ना, वो पेशेंट टेस्ट लेते हैं, कभी कभी सीए क्वालिफाइड बनता है, सीपीए के कंपैरिजन इतना नॉलेज नहीं होती है, तो सीपीए बनेगी, सैलरी ज़्यादा होगी सीपीए। अच्छा, अगर मान के चलो जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहाँ एक CPA की सैलरी कितनी है, $1 लाख की नहीं, साल की $1 लाख, $1 लाख, मतलब फिर भी एक अंदाज, जैसे क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इन फ्यूचर CPA ऑस्ट्रेलिया की PR लेने की, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। ईयरली, संडे सैटरडे ऑफ, 5 डेज अ वीक रहता है ना, 5 डेज अ वीक जॉब रहती है ना उधर। अच्छा, लेकिन 2-3 साल के बाद, एक्सपीरियंस के बाद हो जाती होगी, बढ़ जाती। लेकिन अच्छा होगा कि आप अगर यहाँ पे आपके ना 2-3 साल एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपके लाइफ में है रिलेटिव्स हैं ना, पैसे मिलता तो आपके सामने हो जाएगा। अच्छा, वहाँ चलिए तो हम बात करते हैं फंड। हाँ जी, हाँ नहीं, हाँ इंडिया से तो कोई काफ़ी बेस्ट है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, क्योंकि हमारे तो साले साहब वही रहते हैं ना, एक मेलबॉर्न में रहते हैं, एक सिडनी में रहते हैं ऑलरेडी मेरे। हाँ, वो तो बताते हैं, वो क्लाइमेट बहुत अच्छा है, वो तो मेरे को दही दही की कर्ड की फ़ोटो भेजते हैं, इंडिया की कर्ड और ऑस्ट्रेलिया की कर्ड को ही कंपेयर करता हूँ, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत प्योर है, प्योरिटी ज़्यादा है। अच्छा, रेसिज्म तो उतना रेसिज्म होता है कि नहीं? रेसिज्म तो नहीं है सिख पंजाबियों के साथ में, हैं? अच्छा,
आप कौन से सिटी नहीं मेरे? अच्छा, गुरुद्वारा साहब वगैरह वहाँ जाते हैं सब लोग बढ़िया तरीके से? अच्छा अच्छा। वैसे इन फ्यूचर हम लोग शायद कनाडा चले जाएंगे, कनाडा भी बहुत पसंद है मेरे को, कनाडा भी अच्छा है। करना बिल्कुल पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो देखिए ये बड़े फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको याद रखने पड़ेंगे, ये सीपीए को फंडामेंटली फॉलो करने पड़ते। पहला है प्रोफेशनल बिहेवियर, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं आप बिल्कुल प्रोफेशनल रहिए, एक्टिंग अकॉर्डिंग विद द लॉ एंड वे दैट डज नॉट ब्रिंग डिसक्रेडिट ऑन द प्रोफेशन। मतलब आपको जो भी काम करना है उससे लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के दायरे में ही रहकर काम करना है। कोई भी ऐसा काम आप नहीं करेंगे जिससे कि आपके प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट होती हो, डिसक्रेडिट मिलती हो। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, बायस्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, नॉट बीइंग अनड्यूली इन्फ्लुएंस बाय अदर। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं जिसके डायरेक्टर के साथ आपकी फ्रेंडशिप है, या हो सकता है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो डायरेक्टर आपका रिलेटिव हो, तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाएंगे, आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो जाएंगे, आप अपने रिलेशन के थ्रू कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, अनड्यूली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो आपको ये काम नहीं करना है। फंडामेंटली ऐसे काम आपको नहीं करना है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर, जो भी काम आप करें आपके अंदर प्रोफेशनल स्किल होना चाहिए। आप अगर बैंकिंग कंपनी का काम करने जा रहे हैं तो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ बैंकिंग कंपनी। अगर आप टैक्स प्रोफाइल में काम करना चाह रहे हैं तो यू शुड हैव द एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द टैक्स फील्ड। उसके बाद इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, फेयर डीलिंग, बीइंग ए ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको होना ही पड़ेगा। अगर आप ईमानदार नहीं है, अपने काम में झूठ बोल के काम ले रहे हैं कि मेरे को तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपका काम पूर्ण ईमानदार, तो दिस इज़ नॉट एन करेक्ट वे। कॉन्फिडेंशियलिटी, आप जब एक क्लाइंट का काम करेंगे तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपको देखने को मिलेगा, तो आप पब्लिक डोमेन में उसका रेफरेंस नहीं दे सकते। नाइदर रिवेलिंग द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नॉर यूजिंग फॉर ओन बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब इंटीग्रिटी को समझाया गया है, नॉट बीइंग एसोसिएट विद फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना है। नोशन और फेयर डीलिंग एंड ऑनेस्टी करना है। हैविंग द मोरल करेज टू एक्ट इन अकॉर्डिंग विद योर कन्विक्शन, मॉरल फॉलो कीजिए। एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल नॉट फ्रॉम द एक्सपेंडेंसी। कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस लिंक पार्टली टू इंटीग्रेट, तो जो इंडिपेंडेंस होती है ना वो इंटीग्रिटी से कहीं ना कहीं क्या होती है, लिंक्ड होती है। ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियली एंड ऑनेस्ट, इम्पार्शियल नहीं होना है आपको, मतलब पार्शियल नहीं होना, सॉरी इम्पार्शियल तो होना है, पार्शियलिटी आप नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन आपको करना नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ आपका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस सिचुएशन को आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस व्हेन परफॉर्मिंग अश्योरेंस सर्विस, तो जब एक क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आप अश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यू हैव टू बी ए वेरी वेरी ऑब्जेक्टिविटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर इज द रिक्वायर्ड। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी डिपेंड ऑन अचीविंग स्टैंडर्ड ऑन नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। आवाज़ कट रही है अभी, ठीक है? तो वो ये बोलना चाहते हैं कि आप जब भी कोई काम करें तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी आपके अंदर होनी चाहिए, और यू हैव टू मेंटेन ड्यू केयर, एक्टिंग डिलीजेंटली इन अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। सोचिए सीपीए ऑस्ट्रेलिया को आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। अभी आप जब ऑडिटिंग सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे ना, एक आप ऑडिटिंग भी लेंगे ना कि नहीं लेने वाले हैं? हाँ, टैक्सेशन बढ़िया है वैसे, टैक्सेशन में आपको थोड़ा सा अच्छा काम सीखने को मिलेगा। ड्यू केयर, एक्टिंग डिलीजेंटली आपको करना है इन अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड व्हेन प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। तो आपको नॉलेज होना चाहिए आपके प्रोफेशन का, तभी आप क्या कर पाएंगे, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को मेंटेन। अब कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है वाइल परफॉर्मिंग ऑफ योर वर्क, आप उसको पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रोफेशनल बिहेवियर, कंप्लाई विद द रिलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है। डू नॉट ब्रिंग द प्रोफेशन इनटू डिसरेप्यूट। आप ऐसा कोई भी काम मत कीजिए कि जिससे आपके प्रोफेशन के, जैसे आपने किसी को चेक दे दिया और वो बाउंस हो गया,
तो ये क्या प्रोफेशनल वेरिएंस? सोचो एक सीपीए पर्सन जो किसी को चेक दे रहा है और वो बाउंस हो जाए, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। आप पब्लिक डोमेन में किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है। तो इससे आप ऐसे काम कीजिए जिससे आपके प्रोफेशन को डिसरेप्यू ना हो, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल बिहेवियर। बहुत अच्छा बुक में समझा रखा है उन्होंने। अब बात करते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या क्या होता है। इस्टेब्लिश फंडामेंटल प्रिंसिपल एट इशू। तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, आपको उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। फिर आपको चेक करना है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट टू कंप्लाई विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल। क्या ऐसे थ्रेट्स हैं जिससे आप फंडामेंटल्स को नहीं रख पाते? जैसे मान के चलिए अब आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको एक क्लाइंट ने बोला कि यार मेरे जीएसटी का काम कर दोगे, लेकिन आज तक आपने टैक्स फील्ड में काम नहीं किया, आप तो ऑडिटिंग में काम कर रहे थे, तो आप ऐसा काम मत लो बिकॉज यू डोंट हैव द प्रोफेशनल स्किल। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कोई ऐसा काम आ रहा है जिससे कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल अफेक्ट हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू बी, उस चीज़ के लिए आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। इफ़ थ्रेट्स अदर देन क्लियरली इनसिग्निफिकेंट, कंसीडर सेफ गार्ड। तो आपको सेफ गार्ड क्या क्या करने चाहिए? अप्लाई सेफ गार्ड टू एलिमिनेट द थ्रेट, रिड्यूस टू एक्सेप्टेबली लो लेवल, सो कंप्लायंस इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। अब जैसे आपको जीएसटी का कोई काम मिल गया, आपको नहीं आता, तो हो सकता है आपके किसी फेलो कलीग को आता, तो आप उसको ये सबमिट कर सकते हैं। तो इसने आपने क्या किया? आपने सेफ गार्ड को अडॉप्ट किया। सफिशेंट सेफ गार्ड कैन नॉट बी अप्लाइड टू नॉट टू डू द वर्क। वो बोल रहे हैं कि आप काम ही नहीं कर रहे हैं, वो कभी भी सफिशेंट सेफ गार्ड नहीं हो सकता। अब क्या क्या थ्रेट्स आपको आ सकते हैं? तो 5-6 थ्रेट्स बताएं। सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, फाइनेंशियल और अदर पर्सनल इंटरेस्ट इन अप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस जजमेंट ऑफ बिहेवियर। अब सेल्फ इंटरेस्ट मतलब आपने जब उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपने ही बनाया हुआ हो, तो आप अपने काम को रिव्यू करते समय कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ सकता है। आप तो बायस्ड हो जाएंगे ना अपने आप से कि यार मैंने तो जो भी काम किया वो सही किया होगा, तो जजमेंटल नहीं होना है आपको। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिव्यू थ्रेट। और एक होता है सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब आपका उस कंपनी में इंटरेस्ट है, वो कंपनी आपकी बहुत बड़ी क्लाइंट है, वो आपको साल का बहुत बड़ा पैसा देती है, तो फिर इस प्रकार के थ्रेट से आपको लगेगा कि अगर मैं सही रिपोर्टिंग दे दूंगा तो हो सकता है कंपनी मुझे मेरे काम से ही हटा दे। तो इस प्रकार के थ्रेट आ सकते हैं। एडवोकेसी, प्रमोटिंग द पोजीशन ऑफ क्लाइंट्स एम्प्लॉयर टू पॉइंट वेयर ऑब्जेक्टिविटी इज कंप्रोमाइज। एडवोकेसी मतलब क्लाइंट के बिहाफ पर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फैमिलियर, आप उस क्लाइंट के साथ में 15 साल से काम कर रहे हो, तो आपका हो सकता है उसके साथ एक फैमिली टर्म बन जाए, रिलेशन बन जाए, तो इस प्रकार के थ्रेट्स आ सकते हैं। टू सिंपैथिक टू क्लाइंट और एम्प्लॉयर इंटरेस्ट टू एक्सेप्ट ऑफ देयर वर्क ड्यू टू लॉन्ग क्लोज रिलेशनशिप के कारण कौन सा थ्रेट आता है? फैमिलियर थ्रेट आता है। इंटिमिडेशन थ्रेट, डिटेर फ्रॉम एक्टिंग अप्रोप्रिएटली ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम समवन एल्स। प्रेशर में भी रियल और इमेजिन्ड, आपको हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा हो इस प्रकार के काम को, कि आपको करना ही पड़ेगा, आप इस काम को नहीं करोगे तो हम आपके साथ ये कर देंगे। तो इस प्रकार के थ्रेट्स को आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। ट्रीट थ्रेट्स टू मेंबर इन द बिजनेस, सेल्फ, वही सारे थ्रेट्स इनको भी आते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, अब आप सोचो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको लगता है ना कि इस कंपनी से ही मुझे सैलरी मिलती है, तो हो सकता है कि फिर आप पब्लिक बेनिफिट में काम नहीं कर रहे हो। फिर इंटीमेडेशन, डोमिनेशन ऑफ द बॉस, इंटीमेशन हो सकता है। सेल्फ रिव्यू, रिपोर्टिंग टू सीनियर मैनेजमेंट ऑन मैटर वेयर यू हैव प्रीवियसली रिपोर्टेड एंड मेड रिकमेंडेशन, तो अब आपने जो काम खुद ने किया है उसको आप सबमिट कर रहे हैं। एडवोकेसी, not so great a threat in the public practice. Member in business can promote the position of their employer but must not use false or misleading information. आपको misleading information नहीं देना। आप बोले मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं ये हूँ, तो आप किसी भी प्रकार का ऐसा misleading स्टेटमेंट नहीं दीजिए। ओवर रिलायंस ऑन वर्क और ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट, अब कोई पर्सन है जो आपको मालूम है कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, कंपनी में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है, तो इस प्रकार का जो थ्रेट्स होता है वो फैमिलियर थ्रेट्स हो जाए। चलिए जरा ये वाले थ्रेट्स को पढ़िए, थ्रेट्स टू मेंबर इन प्रैक्टिस, और देखिए क्या समझ में आ रहा है। क्लाइंट है उसमें
ठीक है। तो ये वाले जो सारे थ्रेट हैं, फेमिलियर थ्रेट्स, इंटिमिडेशन थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स, सो उसी को उन्होंने बार बार की थ्रेट्स आर नॉट एन एक्सेप्टेबल लेवल, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। अप्लाई सेफगार्ड और डिक्लाइन और एंड, हो सकता है कि आप काम को ही मना कर दो लेने से, एलिमिनेट करिए। एक्शन इंडिविजुअली और कॉम्बिनेशन दैट मेंबर टेक दैट इफेक्टिव रिड्यूस थ्रेट टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। तो आपका यहाँ पर पर्पस क्या होना चाहिए कि आप हमेशा थ्रेट्स को क्या करें, लो लेवल पर लेकर आने की कोशिश करें। ठीक है बलजोत, तो टुडे यहाँ तक रखते हैं, फिर कल आईसी के आगे हम लोग क्या करेंगे। कल भी आपकी क्लास ले लूँगा, आपका एक मिस हो गया था ना, है ना। और आपको अगर टैक्स का लगे तो फिर मुझे आप बता देना, है ना। तो फिर साथ साथ 2 दिन हम टैक्स भी पढ़ लेंगे, तो 5 डेज़ आपका हो जाएगा। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि है ना ये बुक बहुत अच्छी दी है, और इसमें अभी आपके सारे क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं आपको। देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कितना अच्छे से समझाया है इसमें। अब तो चैप्टर सेकंड करेगा, आप एक चैप्टर करेगा हाँ जी, और वीक में छोड़ दूंगी। हाँ वो अब ये बुक खुलनी नहीं थी ना पहले दिन, अभी इसको मैं